हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा 8th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। सबसे पहले अगर हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअल में होती क्या है, तो वो हमारी होती है डीएनए सिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस डीएनए मेक्स इट्स ओन रेप्लिका और कॉपी, और इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल रेप्लिका ऑफ डीएनए। मतलब क्या है, जैसे कि हमारा जो डीएनए रहता था, ये हमारा डीएनए है। अब जब सेल डिवाइड होते हैं, जैसे कि एक हमारा ये सेल हो गया, तो जब सेल डिवाइड होंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, एक हमारा ये सेल बनेगा और एक हमारा ये सेल हो गया, और दोनों सेल के पास अपना अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल रहता है। तो ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ये क्या करता है, खुद की दो कॉपीज बनाएगा। ठीक है, एक ये हो गई और एक ये, और हर एक सेल के अंदर हमारी एक एक कॉपी यहाँ पे चली जाती है। ठीक है, जैसे कि एक कॉपी इसके अंदर चली गई और एक कॉपी इसके अंदर चली गई। तो ये जो डीएनए है अपने खुद की कॉपी जो बनाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस अकर इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। जो हमारा सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल के अंदर जो एस फेज होता है, वहां पे क्या होती है, सेल के अंदर जो डीएनए रहता है उसकी रेप्लिका या फिर रेप्लिकेशन वहां पे बनेगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ये रेप्लिका बनती है, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है, उसकी कुछ मेजर प्रॉपर्टीज रहती है। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज तो हम जैसे जैसे इस प्रोसेस को पढ़ेंगे तो उनको हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन कुछ इसकी मेजर प्रॉपर्टीज रहती है जो आपको याद करना जरूरी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है कि जो ये हमारी रेप्लिकेशन होती है वो हमेशा एक डायरेक्शन में होगी। इट ऑलवेज अकर इन वन डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, 5' to 3'। जो ये डीएनए की सिंथेसिस है वो किस डायरेक्शन में होती है, हमेशा 5' to 3'। उसके बाद सेकंड इसकी मेजर प्रॉपर्टी रहती है, इट इज ए सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। इस प्रोसेस जो ये हमारी प्रॉपर्टी रहती है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे आगे। देन उसके बाद इट इज ए सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। इस प्रॉपर्टी जब हम रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टडी करेंगे तो उस टाइम पे इस प्रॉपर्टी को हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है रेप्लिकेशन बिगिंस एट एन ओरिजिन एंड यूजुअली प्रोसीड बाय डायरेक्शनली। इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये हमारा कोई डीएनए हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको हेलिकल फॉर्म में नहीं दिखाया। ठीक है, वैसे हम इसको डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं कि जैसे कि ये कोई डीएनए हो गया और इसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, तो ये जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है वो यूं नहीं है रैंडमली किसी भी प्लेस से स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए हमारी पर्टिकुलर साइट रहती है जिसको हम ओआरआई साइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी क्या होगी, रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। देन उसके बाद अब हम कह रहे हैं कि जो हमारी रेप्लिकेशन होती है वो बाई डायरेक्शनली प्रोसीड करती है। पहले हमने क्या बताया कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। तो जो हम पहले यूं कह रहे थे ना कि वो एक डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, तो वो हम किसके लिए कह रहे थे, वो हम कह रहे थे हमारी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि जो हमारा डीएनए होता है वो पोलर होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारी रेप्लिकेशन होगी वो किस डायरेक्शन में होती है, हमेशा 5' to 3'। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि वो बाई डायरेक्शनली होती है। बाई डायरेक्शनली का मतलब यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं हम, जैसे कि ये हमारा डीएनए था, तो ये हमारा एक पोलर स्ट्रक्चर होगा ना, तो ये हमारा 5' हो गया, ये हमारा यहाँ पे 3' हो गया। तो इसके अंदर जो डीएनए सिंथेसिस होगी, अब अगर हम पर्टिकुलर इस पॉइंट से लेके चले, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, 5' होगा, और यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम कट लगा देते हैं तो ये हमारा जो एंड बनेगा, तो ये हमारा पर्टिकुलर ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 5' to 3'। और ये हमारा पोर्शन क्या हो जाएगा, 5' to 3'। तो इसके ऊपर जो सिंथेसिस होगी अब, जैसे कि यहाँ पे अब क्या होगा, इसका एक और स्ट्रैंड यहाँ पे कॉपी बनेगी इस स्ट्रैंड की। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी कॉपी बनेगी। अब ये जो कॉपी बनेगी इसकी अगर हम डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये यहाँ पे हमारा 5' था, तो यहाँ पे क्या होगा 3', और यहाँ पे क्या आएगा 5'। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या होगा 3', और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 5'। जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं अब। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 5' to 3', और ये हो गया हमारा 3' to 5'। तो इसके अंदर जो हमारी सिंथेसिस होगी वो अभी भी सेम एक ही डायरेक्शन में रहेगी। मतलब क्या है उसका, कि वो हमारी 5' to 3' ही होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सिंथेसिस होनी है वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। यानी कि पहले कौन सा बनेगा, ये वाला पोर्शन बनेगा, फिर उसके बाद ये पोर्शन, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से चलेगी। तो हमारी ये डायरेक्शन क्या होगी, 5' to
3 प्राइम। और अगर हम बात करें इस तरफ वाले रीजन की, तो इसके अंदर जो हमारी सिंथेसिस होगी, अब यहाँ पे हमारे जो ओरिजिन है वो यहाँ पे हो गया, तो हमारी सिंथेसिस किस टाइप से होनी चाहिए, इस तरीके से ही जैसे यहाँ पे हम प्रोसीड कर रहे थे। तो ये हमारी क्या हो जाती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन सिंथेसिस होती कैसी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है हमेशा। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा, जैसे कि हमारा एक पर्टिकुलर पोर्शन ये लेंगे हम। ठीक है, ये हमारा क्या बना लेता है, एक लूप स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसके अंदर ये क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा जो स्ट्रैंड पहले, जैसे कि ये हमारा स्ट्रैंड हो गया, अब इसके अंदर ये क्या करेगा, कुछ जैसे कि ये हमारा स्ट्रैंड था। ठीक है, अब ये क्या कर लेगा, लूप स्ट्रक्चर बनाएगा। लूप में क्या करेगा, इस तरीके से लूप बना लेगा। अगर ये इस तरीके से लूप बनाता है, तो ये हमारा स्ट्रैंड अब क्या हो गया, ये हमारा 5 प्राइम था। तो अगर हम पर्टिकुलर इस रीजन की बात करते हैं, जैसे कि मैं अगर इस रीजन की बात करूं, सिर्फ एक मिनट, अगर मैं इस रीजन की बात करूंगा, तो ये मेरा अलग रीजन हो गया एक। ठीक है, ये लूप बना के इस तरफ आ गया, जैसे कि ये लूप बना के इस तरफ आ गया ना। तो मैं अगर पर्टिकुलर इस रीजन की अगर बात करूं, तो ये हमारा क्या हो गया, ऊपर की साइड हो गया ये 5 प्राइम, और नीचे की तरफ कौन सा हो गया 3 प्राइम। तो हमारी डायरेक्शन अभी भी कैसी चलेगी, इस डायरेक्शन में, लेकिन ये हमारा क्या होता रहेगा, कंटिन्यू इस तरीके से आगे आगे स्लाइड करता रहेगा। ठीक है, तो हमारी डायरेक्शन फिर भी क्या रहेगी न्यूली स्ट्रैंड सिंथेसिस की, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे बाय डायरेक्शनली बात कर रहे हैं, बाय डायरेक्शनली हम किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ORI साइट के। ठीक है, और जो हम यहाँ पे वन डायरेक्शन की बात कर रहे थे, ये हम किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे थे, पोलैरिटी के हिसाब से, कि हमारी जो डीएनए की सिंथेसिस होगी वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रहती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम आगे जब पढ़ेंगे ना, जो हमारे यूकारियोटिक और प्रोकारियोट्स के अंदर हम डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको और ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी डीएनए रेप्लिकेशन होती है उसकी मेजरली 3 स्टेजेस रहती है हमारी। सबसे पहले हमारा होता है इनिशिएशन, देन इलोंगेशन, और उसके बाद लास्ट में होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे क्या होगी, जो हमारी रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। इलोंगेशन में क्या होगा, हमारी जो प्रोसेस चल रही है डीएनए रेप्लिकेशन की वो कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, जिससे हमारा जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड है वो इलोंगेट होता रहेगा, नया स्ट्रैंड बनता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है टर्मिनेशन, जिसके अंदर हमारी जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, और वो क्या हो जाती है वहां पे जाके स्टॉप या फिर टर्मिनेट हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि जो हमारी डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर की होती है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि ये हमारा स्ट्रैंड हो गया, कोई डीएनए के हमारा हेलिकल स्ट्रैंड हो गई है, 2 स्ट्रैंड हो गए। अब जब ये इसकी रेप्लिकेशन होगी, ठीक है, रेप्लिकेशन के अंदर हमारे 3 अलग अलग मेथड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे तीनों अलग अलग मेथड दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमारे 3 अलग अलग मेथड हो सकते हैं। पहला हमारा हो सकता है कंजर्वेटिव, एक हमारा हो सकता है डिस्पर्सिव, और एक हमारा हो सकता है सेमी कंजर्वेटिव। सबसे पहले अगर हम बात करें कंजर्वेटिव नेचर की, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये हमारा जैसे कि एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो हमारा ब्लू रीजन है ना, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरेंटल स्ट्रैंड को। जो हमारा ये ब्लू स्ट्रैंड है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरेंटल स्ट्रैंड को। और जो ये रेड स्ट्रैंड है ना, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड को। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा क्या था, पेरेंटल डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड था ये हमारे पेरेंटल स्ट्रैंड थे दोनों के दोनों। अब जब इनकी रेप्लिकेशन हुई है, तो अगर हमारे जैसे कि एक सेल है, सेल की रेप्लिकेशन से क्या होगा, 2 अलग अलग सेल बनेंगे। अब हमारा एक सेल के अंदर तो क्या हुआ, यूं का यूं हमारा पेरेंटल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था ना, वो यूं का यूं हमारा डबल स्ट्रैंड चला गया। और जो हमारा दूसरा सेल है उसके अंदर हमारा दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड है वे हमारे न्यूली सिंथेसाइज्ड है, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पे रेड दिखा रखे हैं ना हमने। तो ये हमारे क्या हो गए, 2 स्ट्रैंड, ये तो हमारे न्यूली सिंथेसाइज्ड हो गए दोनों के दोनों स्ट्रैंड। और यहाँ पे जो हमारे 2 स्ट्रैंड है वे कैसे आ गए, पेरेंटल यानी कि ओल्ड वन। तो इस तरीके की जो हमारी रेप्लिकेशन रहती है उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, अब फर्दर आगे क्या होगा, जैसे कि ये हमारा कैसा था, पेरेंटल था। अब दोबारा से जब इसकी रेप्लिकेशन होगी, तो एक सेल के अंदर तो ये यूं का यूं चला गया, और जो बाकी के हमारे सेल हैं, जैसे कि ये इसका दूसरा सेल हो गया, तो ये यहाँ पे आया हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड हो गए दोनों के दोनों। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे वैसे ही पहले दोनों के दोनों न्यूली स्ट्रैंड थे।
ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे दो सेल बनेंगे या फिर दो कॉपी बनेगी, वे दोनों की दोनों हमारी कैसी हो जाएगी, न्यूली सिंथेसाइज। ठीक है, तो इस तरीके की जो हमारी रेप्लिकेशन रहती है उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, जिसके अंदर हमारे जो डीएनए स्ट्रैंड है वो कैसे रहते हैं, कंजर्व। ठीक है, जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा, यहाँ पे कंजर्वेटिव रहेगा। उसके बाद दूसरा हमारा टाइप आता है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, इसके क्या हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स बढ़ जाएंगे, ये फ्रेगमेंट बनेंगे। फ्रेगमेंट से क्या होगा, जैसे कि ये हमारा अगर ब्लू स्ट्रैंड था, तो जैसे कि ये हमारा ब्लू स्ट्रैंडेड थे ना, ये दोनों के दोनों दोनों स्ट्रैंड है। अब ये हमारे पेरेंटल है, अब इसके क्या होगी, फ्रेगमेंट्स बनेंगे। फ्रेगमेंट से क्या होगा, ये कुछ इस तरीके के छोटे छोटे फ्रेगमेंट बना देगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो हमारे छोटे छोटे स्ट्रैंड थे, ये क्या करेंगे, अपनी कॉपी बनाएंगे एक, जैसे कि इसकी ये कॉपी हो गई, ये कॉपी हो गई, हर एक अपने क्या कर रहा है, यहाँ पे रेप्लीकेशन कर रहा है हर एक जो हमारा फ्रेगमेंट है। ठीक है, और बाद में ये जो फ्रेगमेंट है ये क्या करेंगे, दोबारा से ज्वाइन हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारे एक फ्रेगमेंटेड डीएनए स्ट्रैंड बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें अगर इस स्ट्रैंड के अंदर, तो यहाँ पे हमें दोनों तरीके के मिल रहे हैं। हमारे न्यूली सिंथेसाइज भी है, जो हमारा रेड पोर्शन है वो क्या है, न्यूली, और जो हमारा ब्लू पोर्शन है वो कैसा है, पेरेंटल। तो यहाँ पे हमें दोनों टाइप के डीएनए स्ट्रैंड एक ही डीएनए में मिलेंगे, एक ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है, डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। फर्दर भी अगर हम आगे देखें, जब सेकंड रेप्लिकेशन होगी, जैसे कि ये हमारा रेप्लिकेशन का कोई डीएनए स्ट्रैंड था डिस्पर्सिव नेचर से, तो यहाँ पे अगर हम फर्दर आगे देखें, तो जो हमारा ब्लू कलर का था जो रीजन, वो अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो हमारा पेरेंटल ही था, ये तो हमारा कम रह गया। ठीक है, और जो हमारे न्यूली सिंथेसाइज रीजन है, जैसे कि ये जो रेड पोर्शन वाले हैं, अब वो क्या हो गए, ज्यादा हो गए। ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमारे दोनों के दोनों स्ट्रैंड है, एक हमारा ये स्ट्रैंड हो गया, एक हमारा ये डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया, तो इन दोनों के अंदर अभी भी हमें पेरेंटल टाइप का जो स्ट्रैंड है या फिर पेरेंटल टाइप के जो फ्रेगमेंट्स है वो हमें अभी भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी टाइप किस कौन सी रहती है, ये होती है डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन, जिसके अंदर जो हमारा ओरिजिनल पेरेंटल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके क्या हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। देन उसके बाद लास्ट हमारा आता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर, जो कि एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या रहता है, जैसे कि हमारा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, तो यहाँ पे हमारे दो स्ट्रैंड थे। ठीक है, अब ये दोनों कैसे हैं, ब्लू कलर में है, तो यानी कि हमारे दोनों के दोनों ये पेरेंटल हो गए। अब क्या होगा कि हमारे ये दोनों के दोनों जो ब्लू कलर के स्ट्रैंड है ये हमारे सेपरेट हो जाएंगे, जैसे कि एक ये स्ट्रैंड हो गया और एक ये स्ट्रैंड हो गया। ये जब अलग अलग हो गए, तो ये दोनों के दोनों अलग अलग ही क्या बनाएंगे, अपनी एक कॉपी बना लेंगे। जैसे कि ये हमारा यूनिट, ये हमारा ब्लू कलर का स्ट्रैंड था, अब ये क्या करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा, तो ये इस तरीके से अपनी एक कॉपी बना लेगा। सेम इस तरीके से ही ये वाला भी अपनी एक कॉपी बनाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक स्ट्रैंड तो कैसा है, पेरेंटल है, और दूसरा स्ट्रैंड कैसा हो गया, हमारा जो न्यूली सिंथेसाइज है। सेम यहाँ पे क्योंकि इसके दो स्ट्रैंड थे ना, तो एक स्ट्रैंड यहाँ पे आ गया, एक स्ट्रैंड यहाँ पे आ गया, तो एक हमारा यहाँ पे पेरेंटल हो गया और एक हमारा न्यूली सिंथेसाइज हो गया। फर्दर जब इनकी दोबारा से रेप्लीकेशन होगी, अब यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड अभी भी कितने हैं, सिर्फ एक ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे दो स्ट्रैंड थे, ये एक तो हमारा कौन सा था यहाँ पे, पेरेंटल था, ये हमारा पेरेंटल हो गया, और इसने क्या किया था, अपनी एक कॉपी बनाई थी, ये हो गया। अब क्या होगा, सबसे पहले अगर हम सेमी कंजर्वेटिव की बात करें, तो ये हमारे स्टैंड दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो एक हमारा जो पेरेंटल था ओरिजिनली, एक ये हो गया हमारा, और दूसरा हमारा हो जाता है ये न्यूली सिंथेसाइज। अब ये क्या करेंगे, अपनी दोबारा से एक एक कॉपी और बनाएंगे। तो ये अगर हम देखें तो ये तो अपनी कॉपी बना लेगा और ये अपनी दोबारा से कॉपी बना लेगा। तो हमारा यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड हुआ है, ये हमारा कैसा कहलाता है, ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रैंड कहलाता है, हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड कहलाएगा, या फिर हाइब्रिड डीएनए भी उसको बोल सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक स्ट्रैंड जो है हमारा वो तो है हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड, और एक कैसा हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, हाइब्रिड स्ट्रैंड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे जो फाइनल चार डीएनए स्ट्रैंड आए या फिर जो हमारे चार कॉपीज आई है डीएनए की, इसके अंदर दो तो हमारे कैसे रहते हैं, हाइब्रिड टाइप के। ठीक है, और दो हमारे कैसे होते हैं, न्यूली सिंथेसाइज। ये हमारे कैसे हो गए, दोनों के दोनों न्यूली सिंथेसाइज। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे जो रेप्लीकेशन रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लीकेशन।
जो हमारा ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर था डीएनए का, इसको सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था? वो थे हमारे दो साइंटिस्ट, मेसेल्सन एंड स्टॉल। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मेसेल्सन एंड स्टॉल प्रूव्ड द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। उन्होंने क्या किया था? दे ग्रू इकोलाई सेल्स फॉर मैनी जनरेशन इन ए मीडियम इन विच सोल नाइट्रोजन सोर्स NH4Cl कंटेंट N15। ठीक है, ये N15 हमारा क्या होता है? ये हमारा नाइट्रोजन का एक आइसोटोप होता है। ठीक है, और जो हमारा नॉर्मल आइसोटोप रहता है ये हमारा होता है N14। तो इसके कंपेयर में जो हमारा N15 होता है ये हमारा हैवी होता है, या फिर जो इसकी डेंसिटी होती है वो N14 के कंपेयर में क्या होती है? ज्यादा रहती है। तो इन्होंने क्या किया था? जो हमारे मेसेल्सन एंड स्टॉल थे, इन्होंने बैक्टीरिया सेल लिया था। ठीक है, इकोलाई सेल्स लिए थे, और उनको क्या किया? उनको ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसके अंदर जो हमारा नाइट्रोजन सोर्स था वो हमारा किस फॉर्म में था? N15 के टाइप में। ठीक है, यानी कि जो हमारा नाइट्रोजन होगा वो पर्टिकुलर जो वो सेल है जिसको हम ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर, डीएनए के अंदर हमारा नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो डीएनए रहेगा, तो वहां पे जो हमारा डीएनए के अंदर नाइट्रोजन है वो हमारा किस टाइप का होगा? N15 टाइप का। ठीक है, यानी कि जो हमारे ये बैक्टीरिया है जिनको हम N15 वाले कल्चर के अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो डीएनए स्ट्रैंड होंगे वहां पे जो हमारा नाइट्रोजन मिलेगा उसके अंदर हमारा कौन सा आइसोटोप होगा? N15 वाले। ठीक है, देन उसके बाद क्या किया इन्होंने? द डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम दिस सेल हैड ए डेंसिटी अबाउट 1% ग्रेटर देन दैट ऑफ नॉर्मल। जो हमारे नॉर्मल N14 वाले थे उससे क्या रहती है? इसकी 1% डेंसिटी ज्यादा रहती है। विच इंडिकेट दैट डीएनए ऑफ दीज बैक्टीरिया कंटेन N15। अब क्या किया था उन्होंने कि हमारे जो बैक्टीरिया थे, इकोलाई थे, उनको कौन सा न्यूट्रिशन दिया था? N15 वाला। तो उनका जो डीएनए था, डीएनए के अंदर हमारा क्या इंसर्ट हो गया? जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज डीएनए होगा तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? N15 मिलेगा। और उन्होंने कई जनरेशन तक ऐसे करवाया था, तो वहां पे क्या हुआ कि जितना भी डीएनए मटेरियल था वो सारा का सारा कैसे हो गया था? N15 वाला ही। ठीक है, तो फर्दर उन्होंने क्या किया? कई जनरेशन के बाद उन्होंने इन बैक्टीरिया को आइसोलेट किया। ठीक है, बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के बाद इन बैक्टीरिया से उन्होंने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। ठीक है, और इस डीएनए को जब उन्होंने इसकी डेंसिटी मेजर की, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी नॉर्मल वाला जो हमारा एन का कोई डीएनए है जिसके अंदर सारे के सारे हमारे नाइट्रोजन कैसे है? N14 वाले हैं, तो उसके कंपेयर में जो ये बैक्टीरिया थे जिनके अंदर हमने N15 मीडियम के अंदर उनको ग्रो किया था, तो उनकी जो डेंसिटी आई थी वो नॉर्मल वाले के कंपेयर में क्या थी? 1% ज्यादा थी। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हमने इसको यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज किया तो ये जो स्ट्रैंड यहाँ पे बना रहा है सबसे नीचे, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? N15 वाले को, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो क्या रहेगी? ज्यादा रहती है। ठीक है, तो जो हमारा N14 वाला होगा वो उसका जो स्ट्रैंड होगा वो हमारा यहाँ पे ऊपर बन सकता है, और उसके कंपेयर में क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसीलिए जो इसका बैंड बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, ये तो हमारे क्या हो गए थे जब उन्होंने बैक्टीरिया को N15 वाले के अंदर ग्रो किया था बस। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? जो इन्होंने ये N15 वाले बैक्टीरिया को कलेक्ट किया था, ठीक है, जिनके अंदर हमारा N15 वाला नाइट्रोजन डीएनए के अंदर इंसर्ट हो चुका था, फर्दर उन्होंने क्या किया? These E. coli cells containing N15 DNA were transferred to a fresh medium containing only N14 isotopes। अब जो हमारे बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया के अंदर हमारे N15 वाले, ये हमारा जो रेड कलर से हम शो कर रहे हैं ना, ये हमारा N15 वाला है। इनके अंदर जो डीएनए स्ट्रैंड है उनके पास कौन सा आइसोटोप है? N15 वाला। अब इनको उन्होंने ग्रो किया एक ऐसे मीडियम के अंदर जहां पे उन्होंने जो न्यूट्रिशन दिया है वो किस टाइप का दिया है? N14 वाला। ठीक है, तो एक जनरेशन के बाद जब उन्होंने जो बैक्टीरिया यहाँ पे सिंथेसाइज हुए, ठीक है, ये न्यूली हमारे बैक्टीरिया हुए, ये जो हमारे सेल है इनका डीएनए जब उन्होंने आइसोलेट किया तो उन्होंने देखा कि हम यहाँ पे हमारे जो एक हमारा नीचे बैंड बन रहा था ना यहाँ पे N15 वाला, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो बैंड बन रहे हैं वो हमारे किस टाइप के? सिर्फ एक ही बैंड बनेगा यहाँ पे भी, लेकिन वो हमारा बैंड जो ओरिजिनली हैवी डीएनए यानी कि हमारा N15 वाला था उससे ऊपर बन रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे जो स्ट्रैंड होंगे, अगर हम सेमी कंजर्वेटिव नेचर की बात करते हैं तो हमारे किस तरीके के आएंगे? यहाँ पे एक तो हमारा ये हो गया ओरिजिनली, ठीक है, और एक हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड हो गया।
तो यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारा किस टाइप का आ गया ये, हाइब्रिड टाइप का। और हाइब्रिड के अंदर क्या क्या है हमारे, एक तो हमारा स्टैंड है N15 का और एक हमारा हो गया N14 का। तो क्योंकि अगर हम ओरिजिनली बात करें, ओरिजिनली में क्या था, N15 और N15 दोनों, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या थे, ये हैवी स्टैंड थे, हैवी डीएनए था, ये हमारा नीचे बन रहा था। लेकिन अगर हम बात करें हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड के अंदर क्या है, एक तो हमारा 15 का, एक हमारा 14 का। तो यानी कि ये हमारा 14 वाला अगर हम देखें, जैसे कि ये हमारा 14 वाला हमने आगे दिखा रखा है, तो जो हमारा 14 वाला बैंड बनेगा, जैसे कि ये हमारा 14 वाला बैंड हो गया, ये हमारा यहाँ पे कौन सा है, 15 वाला बैंड है। तो ये जो हमारा हाइब्रिड है जिसके अंदर 14 भी और 15 भी है, ये हमारा कहाँ पे मिलेगा, हमें बीच में मिलेगा। और सेम उन्होंने यहाँ पे रिजल्ट देखे थे। अभी तक उनको ये नहीं पता था कि ये हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में देखें तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक बैंड तो मिल रहा है, चलो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम तीनों नेचर की बात करें तो हमारा क्या था कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव नेचर। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन के बाद देखें, फर्स्ट एप्लीकेशन जब हुई, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे स्टैंड कैसे है, ये एक तो हमारे दोनों के दोनों N15 और N15 है, और ये हमारा कैसा है, N14 और N14। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे कि ये हमने कोई बना रखी है ट्यूब इसी टाइप से, जैसे कि यहाँ पे हमने ट्यूब बनाई थी, तो हमारा सबसे नीचे रीजन कौन सा था, हैवी वाला, यानी कि जिसके अंदर हमारे दोनों के दोनों कैसे हैं, 15 और 15। इससे थोड़ा सा ऊपर हमारा कौन सा है, हाइब्रिड, यानी कि N14 और 15 वाला, और ये हमारा है लाइट वाला, जिसके अंदर हमारे दोनों के दोनों 14 वाले हो गए। तो अगर हमारी कंजर्वेटिव टाइप की हमारी रेप्लीकेशन होती है, तो उसके अंदर हमारे स्टैंड हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये हमारा कौन सा होगा, हैवी वाला। तो यानी कि हमारा एक तो हमें नीचे मिलेगा सबसे, और एक हमें सबसे ऊपर मिलेगा। लेकिन ये तो हमें रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो हमारा यहाँ से फर्स्ट जनरेशन के बाद अगर हम देखें, फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद, तो हमारा जो कंजर्वेटिव नेचर है वो तो यहाँ से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। देन उसके बाद अगर हम डिस्पर्सिव नेचर की बात करें, तो डिस्पर्सिव नेचर के अंदर हमें कैसे मिल रहे हैं स्टैंड, हमारे दोनों के दोनों कैसे है, अब ये फ्रेगमेंट्स के हैं, जिसके अंदर हमारे 15 वाले भी हैं और 14 वाले भी हैं। सेम यहाँ पे भी N14 भी है हमारा और N15 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बैंड ही मिलेगा, और वो भी कहाँ पे मिलेगा, बीच में, क्योंकि इसके अंदर हमारे 14 और 15 दोनों ही है, ठीक है। तो ये हमारा 14 भी हो गया और 15 वाला भी हो गया। तो यहाँ पे हमें यही स्टैंड मिल रहे थे ना, मतलब एक ही हमें स्टैंड मिल रहा था और वो भी हमें बीच में मिल रहा था। तो यहाँ से अगर हम सिर्फ फर्स्ट वाले की बात करें, फर्स्ट एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे हमारा ये किस टाइप का भी हो सकता था, डिस्पर्सिव नेचर का भी हो सकता था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेमी कंजर्वेटिव की, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, एक 14 का स्टैंड था और एक हमारा 15 का था। सेम हमारा दूसरा भी इसी तरीके का था। तो यहाँ पे हमारा स्टैंड कहाँ पे मिलेगा हमें, जो हमारा 14 सॉरी 15 15 और 14 14, यानी कि लाइट और हैवी के बीच में, ठीक है। और यही हमें मिल रहे हैं। तो यानी कि अगर हम फर्स्ट रेप्लीकेशन की बात करें, तो वहां से हमारा सिर्फ कंजर्वेटिव रेप्लीकेशन यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, बाकी के जो हमारे डिस्पर्सिव है और जो हमारे सेमी कंजर्वेटिव है वो अभी तक एलिमिनेट नहीं हो रही। फर्दर उन्होंने क्या किया, जो मेसल्सन एंड स्टोल थे, द डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम दिस फ्रेगमेंट, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन से मिले थे, द डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम दिस फर्स्ट जनरेशन सेल्स फॉर्म्ड ए सिंगल बैंड इन द सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट एट ए पोजिशन हाइब्रिड डीएनए। इन्होंने क्या किया था कि जब इन्होंने जो ये हाइब्रिड, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन से सेल आए थे, उनका जब उन्होंने डीएनए आइसोलेट किया, तो जो डीएनए था वो हमारा एक ही बैंड बना रहा था, ठीक है। और वो कहाँ पे बना रहा था, हमारे हैवी सॉरी हैवी नीचे होगा, ये हैवी और लाइट वाले के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से अभी तक ये हमें नहीं पता ना कि हमारा कंजर्वेटिव सॉरी सेमी कंजर्वेटिव होगा या फिर हमारा डिस्पर्सिव, क्योंकि कंजर्वेटिव तो हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। फर्दर उन्होंने क्या किया था, द डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम द सेकंड जनरेशन सेल फॉर्म्ड टू बैंड। अब उन्होंने क्या किया, सेकंड जनरेशन ली, ठीक है। यानी कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन से जो यहाँ पे सेल्स आए थे, उनकी सेकंड जनरेशन करवाई उन्होंने, सेल डिवीजन होगी उनकी, ठीक है। और जो हमारे सेकंड डिवीजन के जो सेल आए हैं, सेकंड जनरेशन के जो हमारे सेल्स आएंगे, जो यहाँ पे ये हमारे 4 सेल आ गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जो हमारे ये 4 सेल आए हैं, इनके डीएनए इन्होंने आइसोलेट किए। आइसोलेट करने के बाद उन्हें रिजल्ट क्या मिले, ये जो हमारे सेकंड जनरेशन सेल्स फॉर्म्ड टू बैंड्स इन ए डेंसिटी ग्रेडियंट, वन विद डेंसिटी इक्वल टू दैट ऑफ लाइट डीएनए। एक तो हमें कैसा मिला, लाइट डीएनए के जगह बैंड, ठीक है, जो हमारे लाइट डीएनए की जगह बैंड होने चाहिए थे। और दूसरा हमें कहाँ पे मिल रहा है, हाइब्रिड के साथ
एंड द अदर वन द डेंसिटी ऑफ हाइब्रिड डीएनए N15, ये हमारा N15 N14 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे दोनों के दोनों लाइट है यानी कि 14 14, ये हमारा कैसा होगा हाइब्रिड, तो ये हमारा N14 15 और 14 वाले हो गए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अभी कह रहे थे ना कि हमारे डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव हमारे रहते थे, तो अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं, जैसे कि ये हमारे सेमी कंजर्वेटिव के हो गए, तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं जब हमारी सेकंड जनरेशन आई तो इसके अंदर हमारे जो जितने भी सेल है अभी भी वो कैसे हैं, जिसके अंदर हमारे दोनों के दोनों फ्रेगमेंट है, यानी कि हमारे 15 का भी है फ्रेगमेंट और 14 का भी है, सेम यहाँ पे 14 एंड 15 का भी है, यहाँ पे भी 15 14 और जो हमारा फिफ्थ है यहाँ पे भी हमें कैसे मिल रहा है 15 और 14 का, यानी कि हमारे सेम स्ट्रैंड होंगे ये अभी भी, जो इनकी डेंसिटी होगी वो सेम ही होगी। तो अगर हम यहाँ पे इसको बना के देखें तो ये इसका बैंड हमें कहाँ पे मिलेगा, अब इसके अंदर हमारे 15 वाला तो कम ही रीजन रह गया, ठीक है, 14 वाले ज्यादा हो गए, तो ये हमारा हाइब्रिड की जगह ना होके बिल्कुल अगर हम बात करें, ये अगर हमारी पोजीशन हाइब्रिड वाली हो और ये हमारी लाइट वाली हो तो इसके बीच में हमें मिलेंगे, ठीक है। क्यों मिलेंगे बीच में, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा कौन सा था जिसके अंदर हमारे 15 और 14 दोनों इक्वल में थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहे हैं, हमारे 15 वाले तो कम हो गए, हमारे हैवी वाले तो क्या हो गए कम हो गए, लाइट वाले ज्यादा हो गए, तो जितना लाइट होता जाएगा उतना ऊपरी हमारा बैंड मिलता जाएगा, तो ये हमारा बिल्कुल हाइब्रिड की पोजीशन पे ना होके थोड़ा सा ऊपर बैंड मिलेगा इसका, ठीक है। ये हमारे किसके लिए होते थे, डिस्पर्सिव के लिए, लेकिन हमें रिजल्ट ऐसे तो नहीं मिले, हमें रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं, एक तो हमारा लाइट डीएनए है और एक हमारा हाइब्रिड डीएनए है। तो अगर हम बात करते हैं सेमी कंजर्वेटिव वाले की, तो सेमी कंजर्वेटिव में हमें कैसे बैंड मिल रहे हैं, अब यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव में हम क्या बता रहे थे कि हमारा जो ये स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज है, अब इसमें से क्या होगा, एक स्ट्रैंड तो हमारा पेरेंटल यहाँ पे हो गया और दूसरा हमारा न्यूली सिंथेसाइज हो गया, और ये अपनी अपनी दोबारा से फिर से कॉपी बनाएंगे। तो अगर हम इस स्ट्रैंड की बात करें तो हमारा कैसा है 15 और 14 यानी कि हाइब्रिड, ये हमारे कैसे हैं 14 एंड 14 यानी कि लाइट, ये हमारा कैसा है 14 एंड 14 तो ये भी लाइट, और ये हमारा कैसा है 15 एंड 14 यानी कि हाइब्रिड। तो यहाँ पे हमें दो टाइप के मिल रहे हैं, एक हमारा हाइब्रिड मिल रहा है और एक हमारा लाइट, तो यानी कि इसके जो बैंड बनेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे, एक तो हमारे लाइट और एक हमारे हाइब्रिड, जैसे कि हमें हमारे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या प्रूफ होता है, दिस इंडिकेट दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्या क्लियरफाई हो गया था कि जो हमारे डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो किस टाइप की होती है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर की। फर्दर उसके बाद अब हम बात करते हैं जो हमारी रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, उसके अंदर हमारे कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व रहते हैं। उससे पहले एक बार हम जो हमारी रेप्लिकेशन रहती है उसको ओवरव्यू देख लेते हैं, हमारे किस टाइप से रेप्लिकेशन रहती है। जैसे कि हमारे ये दो स्ट्रैंड हो गए, ठीक है, अभी हमने क्या बताया कि हमारी सेमी कंजर्वेटिव नेचर की होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारे दोनों के दोनों स्ट्रैंड है ये एक दूसरे से अलग होंगे, ये दोनों के दोनों हमारे अलग हो गए। अब इनके बीच में हमारा क्या होता था, हाइड्रोजन बॉन्ड होते थे दोनों स्ट्रैंड के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रैंड को अलग करने के लिए हमारा एक एंजाइम होता है हेलिकेज। अभी हम बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं, जब हम यूकारियोटिक और प्रोकारियोट्स के लिए अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरफाई हो जाएगा। अभी हम बस एक ओवरव्यू देख रहे हैं इसका। तो जैसे कि हमारे ये दो स्ट्रैंड हो गए, तो इनके अंदर जो ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे जो कि दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से मिला के रख रहे थे, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है हेलिकेज एंजाइम काम करता है जो कि इन दोनों स्ट्रैंड को क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा। देन उसके बाद अब हम क्या कह रहे थे कि हमारे जो दोनों स्ट्रैंड है ये अपनी अपनी एक क्या बनाएंगे, कॉपी बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कॉपी बनाने से पहले अब जैसे कि ये हमारा एक खाली स्ट्रैंड हो गया ना, तो ऐसा नहीं होता कि ये हमारा बिल्कुल इस तरीके से एक स्ट्रैंड बना लेगा, मतलब यहाँ से हमारा एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ इसके अपोजिट, ठीक है, और ये हमारा यहाँ से ही क्या हो गया, नया डीएनए बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या रहता है, सबसे पहले हमारा एक यहाँ पे प्राइमर ऐड होता है, हमारा एक प्राइमर सिंथेसिस होके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्राइमर क्या होता है, प्राइमर हमारा शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड रहता है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बोल सकते हैं हम इसको, या फिर एक हमारा ये सीक्वेंस रहता है जो क्या करता है हमारा, जिसके अंदर हमारे 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे ऑलरेडी एक डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म में है, यानी कि हमारे वे एक चेन फॉर्म में ऑलरेडी है। तो वो हमारा क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे जाके बाइंड करेगा, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या होगा, हमारी यहाँ से फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, और ये हमारा क्या कर लेता है, जैसे कि ये हमारा प्राइमर हो गया, तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे सिंथेसिस कर देगा। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है, जैसे कि ये हमारा स्टैंड हो गया, यहाँ पे भी अब क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे प्राइमर ही ऐड होगा, ये यहाँ पे प्राइमर ऐड हो गया, और प्राइमर ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगी, डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हमारे जो एंजाइम रहते हैं, जो हमारी यूकारियोटिक और प्रोकारियोट्स के अंदर कौन कौन से हमारे एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर काम आएंगे, तो उसमें से सबसे पहले अगर हम देखें हमारे होते हैं रेप्लिकेशन ओरिजिन रिकॉग्निशन। यानी कि अभी ने बताया था ना कि जो हमारा डीएनए सिंथेसिस होता है वो यूं नहीं है रैंडमली हमारा किसी भी प्लेस से स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए हमारे पर्टिकुलर साइट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ओआरआई। ठीक है, ओरिजिन साइट। तो हमारी उन ओरिजिन साइट को रिकॉग्नाइज अगर हम बात करते हैं प्रोकारियोट्स के अंदर, तो कौन सा प्रोटीन करता है, हमारा डीएनए ए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो डीएनए लिखना है ना, वो हमारा इसी टाइप में लिखना है, क्योंकि ये हमारा डीएनए नहीं है बल्कि ये क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो आप यूं मत करना कि इसको डी हमारे ये तीनों के तीनों कैपिटल करके यहाँ पे इस तरीके से ए लिख के आओ, नहीं, ये हमारा क्या रहता है, ये हमारे स्मॉल ही रहेंगे स्टार्टिंग के डीएनए, ये स्टार्टिंग का डी कैपिटल, देन उसके बाद हमारे दोनों स्मॉल, और फिर हमारा ए आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, एक प्रोटीन रहता है जो क्या करता है, हमारे ओआरआई साइट को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें यूकारियोटिक के लिए, तो उसके अंदर हमारा ओआरसी ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रहता है, जो कि ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या रहता है, रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि ओआरआई को रिकॉग्नाइज करना। देन उसके बाद हमारा होता है एंजाइम हेलिकेज। हेलिकेज का हमने क्या बताया था फंक्शन अभी, सेपरेशन ऑफ पेरेंटल टू स्ट्रैंड। अगर हम प्रोकारियोट्स के अंदर देखें तो हमारा जो डीएनए बी रहता है वो हेलिकेज की तरह काम करता है, और यूकारियोटिक के अंदर MCM27 कॉम्प्लेक्स होता है जो हमारा हेलिकेज की तरह काम करेगा। उसके बाद है हेलिकेज लोडर। ये हमारा प्रोटीन वो रहता है जो कि हेलिकेज को डीएनए के ऊपर लोड करेगा, यानी कि लोड्स हेलिकेज ऑन टू डीएनए। तो प्रोकारियोट्स के अंदर इसके लिए कौन सा प्रोटीन होगा, डीएनए सी, और यूकारियोटिक के अंदर कौन सा होगा, CDC और CDT1। देन उसके बाद एक हमारा फंक्शन रहता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का। ये क्या होते हैं, जैसे कि हमारे जो डीएनए स्ट्रैंड थे ये हमारे क्या हो गए थे, सेपरेट हो गए थे एक दूसरे से। अब सेपरेट होने के बाद ये दोबारा एक दूसरे से बाइंडिंग ना करें। ठीक है, या फिर क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड आपस में भी तो बाइंडिंग शो कर सकते हैं ना, जैसे कि ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड हो गया, अब यही स्ट्रैंड खुद के साथ यहाँ पे इस तरीके से बाइंडिंग भी शो कर सकता है। अगर यहाँ पे इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस मिल जाएंगे तो ये बाइंडिंग तो यहाँ पे भी कर लेगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको बचाने के लिए क्या होते हैं, हमारे SSB पी हमारे क्या रहते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स रहते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे जो सिंगल स्ट्रैंड है इनके साथ जाके बाइंड कर लेते हैं, और इनकी दूसरे स्ट्रैंड के साथ या फिर खुद के स्ट्रैंड के साथ ही बाइंडिंग को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोकारियोट्स के लिए, तो प्रोकारियोटिक के अंदर क्या रहते हैं, हमारे जो हमारा SSBP प्रोटीन रहता है उसको हम SSB कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, और जो हमारे यूकारियोट्स रहते हैं उसके अंदर हमारा कौन सा होता है, ये RPA, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। ठीक है, और इसका काम क्या रहता है, मेंटेन डीएनए इन ए सिंगल स्ट्रैंड स्टेट। फर्दर उसके बाद हमारा आता है प्राइमेज। प्राइमेज क्या होता है, जो हमारी प्राइमर की सिंथेसिस करता है, जो ये हमारे प्राइमर थे ना जहां से हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, एंजाइम प्राइमेज। तो अगर हम बात करें प्रोकारियोट के लिए, तो प्रोकारियोट के अंदर प्राइमेज हमारा कौन सा प्रोटीन रहता है, डीएनए जी, और जो हमारे यूकारियोट होते हैं उसके अंदर हमारा पॉलीमरेज अल्फा प्राइमेज का काम करेगा। ठीक है, प्राइमर RNA प्राइमर की सिंथेसिस। ठीक है, देन उसके बाद डीएनए रिलैक्सेशन। डीएनए रिलैक्सेशन के लिए प्रोकारियोट्स के अंदर क्या होता है, गायरेज, और जो हमारा यूकारियोट रहते हैं उनके अंदर क्या होता है, टोपोआइसोमरेज 1 और 2। ये हमारे क्या काम करते हैं, रिलीव पॉजिटिव सुपरकोइल अहेड ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क। जो हमारी जो स्ट्रैंड रहते हैं, जैसे कि हमने क्या बताया था, हमारा जो स्ट्रैंड सिंथेसिस होगा, जो हमारे डीएनए सिंथेसाइज होते हैं वो बायडायरेक्शनली होते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे कि हमारा यहाँ से अगर स्टार्ट हो रही है, जैसे कि अगर हम बात करें हमारी यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे। ये स्ट्रैंड यूं नहीं होता कि हमारे ये स्ट्रैंड कंप्लीटली यहाँ से अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल जो हमने ऐसे बनाए थे ना, ये बिल्कुल ऐसे यूं नहीं अलग होते, बल्कि जहाँ से ये रेप्लिकेशन हमारी स्टार्ट हुई है
ठीक है, जैसे कि ये हमारा स्टैंड हो गया, अब यहाँ से ये स्टैंड स्टार्ट हो गई, ठीक है, और ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे बीच में से हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही थी, तो हमारा जो बीच का पोर्शन है ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारी डीएनए रेप्लिकेशन चलेगी, एक हमारी इस डायरेक्शन के अंदर और एक हमारी इस स्ट्रैंड के अंदर। सेम यहाँ पे क्योंकि हम बाई डायरेक्शनली बात कर रहे थे, तो इसके अंदर हमारी जो डीएनए रेप्लिकेशन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो यानी कि हमारी इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी क्या होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम बात कर किसकी कर रहे थे, तो अब हम बात कर रहे थे डीएनए रिलैक्सेशन की। तो यानी कि ये जो हमारे अब स्ट्रैंड अलग अलग हो रहे हैं, तो जो ये हमारे अनसेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं जो कि अभी तक एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए हैं, तो इनके अंदर क्या हो जाती है, टेंशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। टेंशन की वजह से क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग क्या था, जिसके अंदर हमारे जो लिंकिंग नंबर थे वे क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे टर्न क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो उस इंक्रीज या फिर पॉजिटिवली सुपरकॉइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसको रिलैक्स करने के लिए हमारे कौन से एंजाइम रहते हैं, डीएनए रिलैक्सेशन, जो कि हमारे प्रोकार्योट्स के अंदर हमने गायरेज ऑलरेडी पढ़ रखा है, और जो हमारे यूकार्योट्स रहते हैं उनके अंदर हमारे कौन से होते हैं, टोपोआइसोमरेज 1 एंड 2। देन उसके बाद एक हमारा होता है स्लाइडिंग क्लैंप। इसका फंक्शन क्या रहता है, क्लैंप रेप्लिकेटिंग पॉलीमरेज टू डीएनए। जो हमारा रेप्लिकेटिंग पॉलीमरेज यानी कि जो हमारे जितने भी एंजाइम है ये, जो कि हमारे पॉलीमरेज के अंदर या फिर जो हमारे डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर काम आएंगे, जो हमारे इलोंगेशन में फर्दर आगे चलते रहेंगे, तो उन सभी को डीएनए के साथ अटैच करके रखना किसका काम रहता है, स्लाइडिंग क्लैंप का। तो जो हमारे प्रोकार्योट्स रहते हैं उनके अंदर हमारा स्लाइडिंग क्लैंप का काम कौन करता है, ये हमारा होता है बीटा क्लैंप, ठीक है। और यूकार्योट्स के अंदर हमारा कौन सा होता है, पीसीएनए, जिसका मतलब होता है प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, ठीक है। उसके बाद हमारा एक होता है क्लैंप लोडर, जो कि हमारा स्लाइडिंग क्लैंप को डीएनए के ऊपर लोड करेगा, ठीक है। तो प्रोकार्योट्स के अंदर ये काम कौन करता है, गामा कॉम्प्लेक्स। और जो हमारे यूकार्योट्स होते हैं उनके अंदर ये काम कौन करता है, रेप्लिकेटिंग फैक्टर सी, यानी कि आरएफसी, ठीक है। देन उसके बाद फिर हमारा आता है प्राइमरी रेप्लिकेटिंग एंजाइम। वो हमारा एंजाइम जो कि प्राइमरली यानी कि जिसका फंक्शन क्या रहता है, सिर्फ रेप्लिकेशन का, डीएनए के सिंथेसिस का। तो हमारे प्रोकार्योट्स के अंदर ये कौन होता है, पॉलीमरेज 3 कोर। और जो हमारे यूकार्योट्स रहते हैं उनके अंदर ये कौन से होते हैं, पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, सिंथेसाइज द एंटायर लीडिंग स्ट्रैंड एंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये हम आगे पढ़ेंगे हमारे लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। यहाँ पे आप इतना समझ सकते हो कि हमारी जितनी भी डीएनए कंप्लीट है उसके सिंथेसिस यहाँ पे कौन करवाता है, हमारा जो प्राइमरी रेप्लिकेटिंग एंजाइम रहते हैं। देन उसके बाद प्राइमर रिमूवल, जैसे कि हमारी यहाँ पे टर्मिनेशन होगा। अब हम क्या बता रहे थे पहले कि हमारी जैसे कि ये डीएनए की सिंथेसिस होगी, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी कॉपी बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हमारा प्राइमर बनेगा। प्राइमर के बाद क्या होता था, हमारी फर्दर आगे डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती थी, इसकी कॉपी बन जाती थी। तो जो ये हमारा प्राइमर था, अब लास्ट में जब ये यहाँ पे टर्मिनेशन होगी तो ये हमारा जो प्राइमर है इसकी रिमूवल हो जाता है, यहाँ से ये यहाँ से हट जाता है। और यहाँ पे क्योंकि देखो जब हमने यहाँ पे बताया है कि जो हमारा प्राइमर होता है वो कैसा होता है, आरएनए नेचर का, ठीक है। लेकिन ये तो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, डीएनए बना रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या था, आरएनए था, तो इसका रिमूवल यहाँ पे जरूरी है। तो ये यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस कर दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो आरएनए रिमूवल है वो प्रोकार्योट्स के अंदर कौन करवाता है, पॉलीमरेज 1। और जो हमारे यूकार्योट्स रहते हैं उनके अंदर ये कौन करवाता है, FAN1 या फिर फ्लैप एंडोन्यूक्लियेज 1, ठीक है। रिमूव द प्राइमर फ्रॉम डीएनए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम प्रोकार्योट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे अलग अलग स्टेप्स थे, जैसे कि इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।